जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमने अपना चैप्टर 10 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था विद क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसके पहले हमने एक एम्पायर के बारे में पढ़ा था, आपको पता होगा मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मौर्य के बारे में हमने किसी एम्पायर के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोई एम्पायर आया ही नहीं। बहुत से राजा हुए लेकिन उनका कोई एम्पायर नहीं हुआ। एम्पायर मतलब क्या, मैंने बताया था व्हाट इज़ द मीन ऑफ एम्पायर। जब एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है फिर हम उसे एम्पायर कहते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ा जो है कि उसका एरिया हो जाता है फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एक एम्पायर बोलते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मौर्य के बाद कोई एम्पायर नहीं बना। तो मौर्य के बाद वाला अगर मैं टाइम पीरियड देखूँ ये, और ये हमारा 0 बेस ईयर जीसस क्राइस्ट का जन्म, तो मौर्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो पूरा क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात है, BCE बिफोर कॉमन एरा की बात है। तो मौर्याज कब डेवलप हुए? BCE डेवलप हुए फिर उनका जो है कि पतन शुरू हुआ। तो उनके पतन से लेकर के 300 AC आफ्टर क्राइस्ट तक का ये जो बीच वाला ये जो समय है ना, कुछ सालों का, 500-600 सालों का, इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसके बारे में कॉन्टिन्यूसली हम प्रीवियस 2 चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम जो अपना शुरू करेंगे वो 300 AC से हम अपनी बात करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि आधा BCE और आधा AC, ये पोस्ट मॉडर्न वाला पीरियड हम 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना नया एम्पायर शुरू करेंगे, दैट इज़ द गुप्ता एम्पायर, जो कि 300 AC से शुरू हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको पता होनी चाहिए। आगे शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, जो प्रशस्ति मतलब पता ही होगा आपको कि क्या होता है। प्रशस्ति मतलब इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में लिखा गया। तो गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ करता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अब ये समुद्रगुप्त के बारे में हमको कैसे पता चला है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से पता चला है। ठीक है ना, एक इंस्क्रिप्शन से पता चला है। और ये इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था? एक्चुअली एक पोयम थी संस्कृत में, जो कि उसके दरबारी कवि ने जिसका नाम था हरिसेन, उन्होंने कंपोज की थी। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त के दरबार के कवि हैं, तो किसकी प्रशंसा में लिखेंगे? मेरी प्रशंसा में लिखेंगे? अकबर की प्रशंसा में लिखेंगे? नहीं, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखेंगे। उनकी लाइफ के बारे में लिखेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, है कि नहीं? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको पता चल रहा है एक इंस्क्रिप्शन से, जो कि कहाँ है? ये है भाई अशोका पिलर एट इलाहाबाद। अशोका पिलर एट इलाहाबाद, स्टार पॉइंट कर लो कि ये जो कौन से इंस्क्रिप्शन से समुद्रगुप्त के बारे में पता चला है। तो ये बेसिकली पिलर था अशोका का, लेकिन इस पे नीचे लिखा क्या हुआ है? इस पे लिखी हुई है यही समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में जो है कि बातें लिखी हुई हैं। और ये किसने लिखी हैं? ये हरिसेन जो कि उनका दरबारी कवि था, और उसने जो है कि संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। ये बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है स्पेशल काइंड का है, इसको प्रशस्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। स्टार्टिंग में मैंने बताया प्रशस्ति मतलब इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी का भी ऐसे इंस्क्रिप्शन बनवाया गया था। अब देखो इस समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में, इसमें क्या मतलब कि उन्होंने बताया है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये बताया है, समुद्रगुप्त को एक वॉरियर के रूप में दिखाया है कि बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा ही वॉरियर था, इसने बहुत सारे युद्ध वगैरह जीते, और ये बहुत ही लर्निंग पर्सन था, बहुत ही ज्ञानी पर्सन था। और सबसे बड़ा एग्जैजरेशन देखो यहाँ कर दिया, इनको इक्वल टू द गॉड्स, भगवान ईश्वर के समान ही बता दिया। ईश्वर के समान भी नहीं कहेंगे, ईश्वर के बराबर बता दिया। तो कवियों का ये एग्जैजरेशन होता है अपने, स्पेशली अपने राजा के प्रति, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं भैया, तो हमारे लिए तो लिखेंगे नहीं, उन्हीं के लिए लिखेंगे। तो ये जो बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शन था उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस थे। उसका ये छोटा सा बॉक्स में एक सेंटेंस दिया हुआ जिसमें कि उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि ये जो राजा था, ये जो समुद्रगुप्त था भैया, बहुत बड़ा वॉरियर हुआ करता था। और इस वजह से उसका जो शरीर था, एक वॉरियर की बॉडी, एक वॉरियर का शरीर कैसा होता है? बहुत सारे घाव होंगे एरो के और तलवार के, बहुत सारे निशान होंगे। तो वही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब देखो यहाँ पे बात ये चल रही है कि जो मैंने बताया कि क्या था समुद्रगुप्त का, क्या था
एम्पायर था। समुद्रगुप्त का क्या था? एम्पायर था। तो एम्पायर इतनी सी जगह में होता है, इतनी सी जगह में होता है। एम्पायर कंप्लीट हर जगह फैला होता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री कहाँ की पढ़ रहे हैं? सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के थोड़े थोड़े एरिया में, मतलब नॉर्थ में थोड़ा सा इनका है, इनका रूल चल रहा है, थोड़ा इनका वेस्ट में दक्षिणापथ में रूल चल रहा है, इनका थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में इनका रूल चल रहा है। तो बेसिकली हर जगह इनका रूल तो हर जगह था, लेकिन हर जगह पे रूल करने की इनकी जो पॉलिसी थी वो अलग अलग थी। अभी आप मेरी बात समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरिशेन ने बताया है, हरिशेन डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। इनके जो है, इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर्स को बताया है, और ये बताया है कि समुद्रगुप्त की पॉलिसी उनके प्रति क्या थी। 4 तरह के रूलर्स। सबसे पहले हम ये आर्यवर्त वाले रूलर की बात करते हैं। तो ये आर्यवर्त वाले रूलर के बारे में ये बताते हैं कि यहाँ पे 9 रूलर हुआ करते थे। कितने रूलर? 9 रूलर हुआ करते थे। और जो है कि इनकी किंगडम इनकी जो किंगडम थी, इनका जो भी किंगडम वगैरह था वो समुद्रगुप्त के एम्पायर के अंदर ही, मतलब समुद्रगुप्त के एम्पायर का ही एक पार्ट था। और ये इन्होंने एक्चुअली इसमें बताया है कि ग्रीन कलर से शेडेड है, ग्रीन कलर से बताया ना, हाँ देखो ग्रीन कलर से एरिया शेडेड है, लेकिन इसमें हमको कहीं ग्रीन रेड कोई कलर नहीं दिखेगा। मैं आपको बता ही दे रही हूँ। ये कन्नौज, प्रयाग और ये नालंदा, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे, यानी कि इन्होंने बताया 9 रूलर थे, और इनका जो भी किंगडम थी वो इनके समुद्रगुप्त के एम्पायर के अंडर ही आ गई थी, कंट्रोल थी। अब दूसरे रूलर की बात कर रहे हैं, रूलर ऑफ दक्षिणापथ। रूलर ऑफ दक्षिणापथ, ये जो रूलर ऑफ दक्षिणापथ है, इनमें कितने रूलर थे? 12 रूलर थे। और ये जो 12 रूलर थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया था। क्यों सरेंडर कर दिया था? इच्छा से नहीं भाई, युद्ध हुआ, युद्ध में हारे, समुद्रगुप्त को सरेंडर किया, और उसके बाद उनको वापस से रूल करने का वो चांस मिला। और ये कहाँ पे है? ये वाला एरिया रेड शेडेड जो उन्होंने बताया है, इसमें मुझे कहीं भी आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दक्षिणापथ वाले रूलर्स यहाँ पे थे, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने बात की है, इसके बाद इन्होंने थर्ड रूलर की बात की है कि इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, मतलब ये आसाम वगैरह ईस्ट वाला एरिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के जो रूलर्स थे उनका क्या चीज़ चल रहा था? यहाँ के जो रूलर्स थे वो राजा के लिए ट्रिब्यूट वगैरह लेकर आ रहे थे। क्या ट्रिब्यूट वगैरह लेकर आ रहे थे? हमने प्रीवियस पढ़ा था, टैक्स होता है एक, दूसरा ट्रिब्यूट होता है। जो टैक्स होता है कंपलसरी होता है, टाइम टू टाइम कलेक्ट होता है और हर किसी को देना ही पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी ट्रिब्यूट की बात हो रही है, ना ही ये परमानेंट होता है, ना ही जो है कि कंपलसरी होता है, टाइम टू टाइम कलेक्ट वलेक्ट नहीं होता है, और इंसान अपनी इच्छा या अनिच्छा से देता है राजा को वैल्यूएबल गुड्स वगैरह के रूप में। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले जो ये राजा वाजा थे ना, ये जो है कि ये रूलर के लिए क्या लेकर आ रहे थे? समुद्रगुप्त के लिए क्या लेकर आ रहे थे? ट्रिब्यूट के लेकर आ रहे थे, और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, साथ साथ उनके दरबार को भी अटेंड करते थे। बुलाता होगा समुद्रगुप्त, है ना, या जो भी सीन रहा हो, भैया हम तो थे नहीं। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ यहाँ पे मैंने बता दूँ थोड़ा सा, जस्ट मैंने यार, हाँ देखो ये इस एरिया की बात हो रही है, ये असम, ये थोड़ा इधर का रीजन, और थोड़ा सा ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में जो बात हो रही है वो ये आउटस्कर्ट्स से बाहर वाले एरिया की बात हो रही है, और नीचे ये श्रीलंका वाले एरिया की बात हो रही है। यहाँ के रूलर्स का क्या था? यहाँ के रूलर्स ने जो है कि समुद्रगुप्त की, मतलब कि हाँ कि समुद्रगुप्त तुसी ग्रेट हो, ये वाली बात स्वीकार करी, और इसके साथ साथ अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को इन्होंने समुद्रगुप्त के एरियाज़ में ब्याह दिया। क्यों ब्याह दिया भाई? देखो ये पॉलिटिकल और ये मैरिटल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? देखो सबसे पहले तो भाई दो किंगडम्स हैं और जुड़ रही हैं, तो सबसे पहली बात आपस में एक दूसरे की फ्रेंड हो गए, तो आपस में एक दूसरे पे अटैक कभी नहीं कर रहे। एज वेल अगर कोई तीसरा उन पे अटैक कर रहा है तो यूनाइट होकर के वो उनका जवाब दे रहे हैं। समझ आई? अब यहाँ पे ये देखना है, इनके टाइम की बात कर रहे हैं, तो इनके टाइम में जो इलाहाबाद हुआ करता था, उज्जैन और पाटलिपुत्र हुआ करता था, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे गुप्ता रूलर्स के, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखते हैं जीनोलॉजी के बारे में। अब समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं भाई, समुद्रगुप्त का शुरुआत कहाँ से हुई ये तो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या था ना कि जो प्रशस्ति मिली थी ना, तो प्रशस्ति से ही इनके जो है कि बाबा और दादा वगैरह के बारे में बात पता चलती है। तो इनकी माता का नाम कुमारा देवी था, जो कि लक्ष्वची गण से बिलोंग करती थी। स्टार कर लो, सारी चीज़ें स्टार है, जो कि हमने पढ़ा था गण और संघ। तो इनकी माता कुमारा देवी जो कि लक्ष्वची गण से बिलोंग करती थी, और इनके पिता चंद्रगुप्त, ठीक है ना।
समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे, और ये पहले गुप्ता डायनेस्टी के ऐसे रूलर थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को ग्रहण किया था, महाराजाधिराज उपाधि को अडॉप्ट किया था, ग्रैंड टाइटल को अडॉप्ट किया था, और समुद्रगुप्त ने भी इस टाइटल का यूज़ किया। बहुत ही स्टार बात है, ठीक है ना। तो महाराजाधिराज सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? चंद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया, और समुद्रगुप्त ने भी इस टाइटल का यूज़ किया एज वेल। अगर उनके हम ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करें तो सिंपली उन्होंने महाराजा की जो है कि टाइटल को ही ग्रहण किया था, केवल महाराजा की ही टाइटल को ग्रहण किया था। समझ आई? तो आगे हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त के पापा वापा की बात की, अब समुद्रगुप्त के आगे डिसेंडेंट्स की बात करेंगे, उनके पूर्वज की बात करेंगे, जो कि हमें किससे पता चलता है? इंस्क्रिप्शंस और एज वेल कॉइन्स। तो स्टार कर लो, इंस्क्रिप्शन से भी पता चल रहा है, कॉइन से भी पता चल रहा है। तो इनका जो बेटा था कौन था भाई? इनका सन था चंद्रगुप्त सेकेंड। इनका सन कौन था? ये देखो, इनका सन कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड था, और जो कि इसके बारे में हमको पता चल रहा है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन से, एज वेल इसने वेस्टर्न इंडिया तक एक्सपीडिशन किया, अभियान पूरा वेस्टर्न इंडिया तक चलाया, और उसने जो है कि वहाँ पे शक जो रूलर होते थे उनके लास्ट मतलब कि जो लास्ट ऑफ द शक थे उनको जो है कि इसने ओवरकम किया, जीता। इसके अलावा जो है कि कहते हैं इसके दरबार में बहुत ज़्यादा लर्नेड पीपल थे, बहुत ज्ञानी पुरुष रहते थे भाई। कालिदास रहते थे, कालिदास द ग्रेट पोएट रहा करते थे, एज वेल आर्यभट्ट जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से देखे, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट्स सारे स्टार पॉइंट हैं। आगे हम चलेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चैप्टर में चीज़ों को इन्होंने जो भी चीज़ें समराइज़ की हैं वो अच्छी की हैं, लेकिन आगे पीछे थोड़ा मुझे लग रहा है कर दिया। अब इन्होंने कालिदास के बारे में उन्होंने आगे डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन कालिदास के बारे में यही उनको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए था, तो फिर बात वही क्लियर रहती, क्योंकि कालिदास किसके दरबारी कवि थे भाई? चंद्रगुप्त सेकंड के थे। अब चंद्रगुप्त सेकंड की बात यहाँ हो रही है तो यही डिस्क्रिप्शन होता तो हमारे बात ध्यान में रहती, लेकिन खैर आगे ही पढ़ लेंगे उसको। लेकिन यहाँ से अब एक क्वेश्चन मुझसे निकल ही गया मेरा, और सच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी कवि थे, किसके काल में हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड। अब हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि भाई हमने अभी पढ़ा कि हमको राजाओं के बारे में, डायनेस्टी के बारे में कैसे पता चल रहा है? इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन से पता चल रहा है। लेकिन हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था जिसके बारे में हमको उसकी बायोग्राफी से पता चल रहा है। किसकी बायोग्राफी के बारे में पता चल रहा है? बाणभट्ट था। बाणभट्ट जो था, जो बाणभट्ट थे वो उनके राज दरबारी कवि थे, और उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी हर्षवर्धन की, हर्षचरित्र यानी कि हर्ष का चरित्र। किस में लिखी है? संस्कृत में लिखी है, याद रखने वाली बात है। इसमें उन्होंने पूरा हर्षवर्धन के बारे में पूरा उनकी जीनोलॉजी वगैरह सारी कुछ बताई। एज वेल हर्षवर्धन के काल में ही ज़्वान-ज़ांग आया था, या फिर वेन-सांग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बात भी स्टार है कि वेन-सांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया, और हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय तक रहा। एज वेल उसने बहुत सारी बातें भी उसके कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें भी लिखी थी। अब हर्षवर्धन के बारे में बात है कि हर्षवर्धन कहते हैं ना कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है वो रूल करता है, लेकिन हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों रूल किया? उन्होंने रूल इसलिए किया क्योंकि बात ये थी, कन्नौज का जो राजा था, ठीक है ना, तो कन्नौज में उनकी बहन ब्याही थी, तो कन्नौज के राजा पे, कन्नौज के रूलर पे बंगाल के रूलर ने अटैक कर दिया, और इसी में उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की, और उनके एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई। किसके? हर्षवर्धन के। तो बचा कौन? हर्षवर्धन बचे। तो फिर हर्षवर्धन ही राजा बनते हैं, और वो राजा कहाँ के राजा बनते हैं? वो राजा बनते हैं इस एरिया के, ये थानेसार, ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ के राजा बनते हैं कौन? हर्षवर्धन। और ये कन्नौज में उनके ब्रदर इन लॉ जो है कि रूल करते थे, जहाँ बंगाल के रूलर ने इनको अटैक किया और इनको मार दिया। फिर थानेसार के रूलर बनते हैं हर्षवर्धन, उसके साथ साथ वो कन्नौज पे भी जो है कि अपना रूल करते हैं। फिर बंगाल पे आक्रमण करने के लिए अपनी आर्मी तैयार करते हैं, फिर वो बंगाल को जीतते भी हैं। वो बंगाल को भी जीतते हैं, साथ साथ मगध को भी जीतते हैं। देखो इस तरह जो है कि हर्षवर्धन राजा बने, लाइक ना मेरा बदला। तो आगे देखते हैं, नहीं ये पेज था, सॉरी। तो क्या बताएं हम, हाँ, तो इस तरह वो जो है कि ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट,
वो मतलब कि सक्सेसफुल थे। ईस्ट में उन्होंने काफ़ी रूल वगैरह किया, उसके बाद उन्होंने मगध भी जीता, बंगाल भी जीता। बंगाल पे अटैक करने के लिए तो भाई उन्होंने कन्नौज पे जो है कि अपना आधिपत्य किया, फिर आर्मी वगैरह तैयार की, तो मगध और बंगाल दोनों जीता। लेकिन इसके बाद ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, और कहीं उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जब वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे जो सेंट्रल एरिया में, तब जो है कि एक चालुक्य रूलर था पुलकेशिन सेकंड। कौन? पुलकेशिन सेकंड। उसने अटैक किया और फिर इनकी हार हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सारी की सारी स्टार पॉइंट है, सारी की सारी स्टार है, और इसमें हमें ध्यान रखना है। अब वहीं हम पुलकेशिन सेकंड के बारे में बात कर रहे थे, पुलकेशिन सेकंड ही आ जाते हैं यहाँ पे। पल्लवास, चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पल्लवास एंड चालुक्य जो थे वो साउथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। और जो किंगडम ऑफ पल्लवास थी वो जो है कि कहाँ तक फैली हुई थी? स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड। अब यहाँ से सारी एकदम स्टार बातें निकल रही हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। देखो, द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। उनकी कैपिटल कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक ही फैले हुए थे। कौन? किसकी बात हो रही है? पल्लवास की। अब चालुक्यास की बात हो रही है, तो ये जो चालुक्यास थे वो कहाँ से कहाँ फैले हुए थे? देखो एक मिनट। हाँ, अब चालुक्यास की बात हो रही है, तो चालुक्यास कहाँ से कहाँ तक फैले थे? ये फैले थे अराउंड द रायचूर दोआब, जो कि किन दो नदियों के बीच में है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रूलर्स की बात की, पहले पल्लवास की बात की है, फिर हमने चालुक्यास की बात की है। तो जो पल्लवास थे वो The Pallavas spread from the region around their capital कांचीपुरम to the कावेरी डेल्टा, और चालुक्यास जो थे वो रायचूर दोआब के मतलब कि बीच में, रायचूर दोआब जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, वहाँ पे उनका मतलब कि था सारा। इसके बाद देखते हैं ऐहोल जो कि अपने वापस कलर पे आते हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। ये ऐहोल क्या है? हाँ, ये कैपिटल है चालुक्यास की। ऐहोल कैपिटल किसकी है? चालुक्यास की है। स्टार है, पूछ लेगा। वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी, व्यापार वाला भी, मतलब व्यापार का काफ़ी अच्छा सेंटर हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। एक डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विथ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये टेम्पल किसने बनवाया? ऑप्शन देगा चालुक्यास ने, पल्लवास ने, पांड्यास ने। ठीक है, पांड्यास ने, नॉट पांड्यास ने। ठीक है ना। तो ये जो चालुक्य थे ना, इन्होंने बहुत सारे साउथ में टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे। तो चालुक्य की कैपिटल क्या थी? ऐहोल थी, और ये एक ट्रेडिंग सेंटर भी था और साथ साथ रिलीजियस सेंटर भी था, बहुत विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स थे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ से। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली, मतलब कि एक दूसरे पे जो है कि ये लोग एक दूसरे की भूमि पे आक्रमण करते रहते थे, स्पेशली कैपिटल सिटीज़ पे करते रहते थे। और कैपिटल सिटीज़ तो पता ही है जो कि बहुत ही प्रॉस्परस होती हैं मेनली। अब इसके बाद द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन। जो सबसे फेमस हुआ करता था चालुक्यास में, वो कौन हुआ करता था? वो हुआ करता था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड। वी नो अबाउट हिम। अब हमें यहाँ पे फिर स्टार बातें आ गई कि हमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो हमें भी उसके बारे में भी एक प्रशस्ति से पता चल रहा है, जो किसने कंपोज किए, उसके भी कोर्ट पोएट ने कंपोज किए। वो कौन था? वो थे रवि कीर्ति। कौन थे वो? रवि कीर्ति उसके कोर्ट पोएट थे, और जो है कि उन्होंने एक प्रशस्ति कंपोज की जिससे हमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। उसे अपने मतलब अपने अंकल, अपने चाचा से जो है कि अपनी ये राज वगैरह मिला था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। यानी कि रवि कीर्ति जो कि उनके कोर्ट पोएट थे, वो बताते हैं कि जो पुलकेशिन सेकंड है उसने अपना वेस्ट में भी अभियान चलाया और ईस्ट कोस्ट में भी, यानी कि दोनों कोस्ट में उसने अपना अभियान चलाया था। ठीक है ना। Besides, he checked the advance of Harsha. There is an interesting play of words in the poem. एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, जब हर्ष मीन्स क्या होता है? हर्ष मीन्स हैप्पीनेस होती है। ठीक है ना। तो जब पोएट कहते हैं कि जब आफ्टर हिज डिफीट, किसकी डिफीट? हर्षवर्धन की डिफीट के बाद वहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या लाइन लिखी? हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष। मतलब हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष, मतलब हैप्पीनेस नहीं रही। मतलब एक लाइक कह सकते हैं आज के टाइम पे क्या बोलेंगे, एक वर्ड यूज़ होता है
छोड़ो जाने तो याद नहीं आ रहा, तो हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष, ऐसा उनके कवि ने लिखा, ठीक है ना। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक टू पल्लव किंग्स पे भी पुलकेशिन ने जो है कि अटैक किया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। एग्जैजरेशन की हद है भाई, लिमिट है यहाँ पे अतिशयोक्ति की, कि मतलब उनका कवि कह रहा है कि जो है कि पुलकेशिन पे भी जब पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग, जब ये इन्होंने पल्लव किंग्स पे अटैक किया ना, तो जो पल्लव किंग थे वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुप गए। मतलब लिटरली एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति हो गई। ऐसा कोई करता है लिटरली, सॉरी, तो ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन अब कहते हैं ना कि एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो हो सकता है यहाँ पे कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ किया हुआ है ना। आगे देखते हैं। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, मतलब चालुक्य की जो विक्ट्री थी शॉर्ट लिव्ड थी, ज़्यादा दिन तक चली नहीं। अल्टीमेटली जो पल्लवाज और चालुक्यास थे दोनों ही मतलब कि उनकी डेथ वेथ हो गई, ख़त्म हो गई डायनेस्टी। उसके बाद जो नए रूलर्स आते हैं वो आते हैं राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना उसके बारे में, डोंट वरी, अगले चैप्टर अगले क्लास में ही पढ़ेंगे उसके बारे में। अब यहाँ से शुरू होता है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। अभी देखो, अभी साथ साथ अगर सबका एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ सबका लिटरेचर लेते चलते हैं ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग लेते चलते हैं, चलो देखते हैं आगे ये भी। अब यहाँ पे कह रहा है एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, देखो जो भी स्टार्टिंग वाले जितने भी किंग्स वगैरह होते थे उनका मेन जो है कि पैसे कहाँ से आते थे भाई? लैंड रेवेन्यू से आते थे, भूमि कर से उनको मतलब स्पेशली आते थे, ठीक है ना। और विलेजेस जो कि उनके बेसिक यूनिट थे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक यूनिट थे ही थे। इसके अलावा कह रहे हैं देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically, socially or because of their political and military strength. For instance, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, some important administrative posts were now hereditary. देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली, अब यहाँ से हर एक चीज़ स्टार पॉइंट निकल कर आ रही है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न ख़त्म, पोस्ट मॉडर्न ख़त्म, हमारे गुप्ता चल रहे हैं, हर्षवर्धन चल रहे हैं, पुलकेशिन और पल्लवाज और चालुक्यास चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अब जो है कि क्या हो गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या, राजा के दरबार में जो भी पोस्ट होती थी, मान लो किसी हेड की पोस्ट है, कोई शांति दूत है, कोई जो भी पोस्ट होती थी भैया, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कहलाएंगी। अब वो हेरिडेटरी हो गई कि जैसे मान लो कि मैं सामंत हूँ तो मेरा बेटा सामंत होगा, उसका बेटा सामंत होगा, दिस इज़ कॉल्ड हेरिडेटरी सिस्टम। तो इसके बाद क्या होता था, जैसे कि हरिशेन की बात कर लें, हरिशेन हमने पढ़ा था दरबारी कवि थे, लेकिन जो हरिशेन थे उनके पिता क्या थे? चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, हिंदी में उसको बोलते हैं महादंड नायक। तो इसी वजह से अब ये पोस्ट हेरिडेटरी है, तो इसी वजह से उनके पिता थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर, तो हरिशेन भी जो है कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर बने। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट हेरिडेटरी हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि अब एक पर्सन को इन्होंने एक से ज़्यादा जो है कि ऑफिसेस दे दिए। जैसे हरिशेन की बात करेंगे तो हरिशेन चीफ जुडिशियल ऑफिसर हुआ ही करते थे। इसके अलावा हरिशेन कुमार अमात्य भी हुआ करते थे। कुमार अमात्य मतलब क्या? एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। इसके अलावा क्या हुआ करते थे? संधि विग्रहिका भी हुआ करते थे, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब एक पर्सन को एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री मिल रही है, ठीक है ना। अब ये वॉर एंड पीस अगर हम आज के टाइम पे बात करें, आज के टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? तो कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री हो सकती है ना, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का ये जो है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का ये काम है। फॉरेन एंड डिफेंस बोथ कह सकते हैं का काम है कि हाँ दूसरे कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस बने रहे, कोई युद्ध वगैरह की स्थिति उपलब्ध कह रहे हैं, युद्ध वगैरह की स्थिति क्या ना हो, समक्ष ना आए हमारे, है ना। तो अब हमने क्या देखा, अब यहाँ से याद रखने वाली क्या चीज़ें, कहानी नहीं, देखो याद रखने वाली ये चीज़ें कि अब जो पोस्ट हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हो रही थी, हेरिडेटरी हो रही थी, इसके साथ साथ एक पर्सन एक से ज़्यादा ऑफिसेस हेल्ड कर रहा था। आगे देखते हैं। बिसाइड्स अच्छा खासा चलता रहता है। बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूड्स द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स भी होने लगे, जैसे कि अब यहाँ से याद रखना नगर श्रेष्ठी मतलब चीफ बैंकर बोल रहे हैं या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी, ठीक है ना।
पहली पोस्ट हमारी आई नगर श्रेष्ठ की, उसके बाद दूसरी पोस्ट कौन सी आ रही है, रुको कलर चेंज करते हैं, दूसरी आ रही है हमारी सार्थवाह की, या फिर उसको क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, जो मर्चेंट के कारवांस होते थे उसका लीडर। अब थर्ड देखो, फिर कलर चेंज करते हैं, आज बहुत कलर चेंज करके पढ़ा रहे हैं देखो फिर थर्ड क्या था, प्रथमा कुलिका कौन होता है, चीफ क्राफ्ट पर्सन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एंड द हेड ऑफ कायस्थास एज और स्क्राइब्स एज द हेड ऑफ एंड द हेड ऑफ कायस्थ के हेड या फिर स्क्राइब्स। स्क्राइब मतलब क्या होता है पता है ना, लिपिक, जो लिखने विखने वाला काम करते हैं उनको बोलते हैं, क्या ही राइटिंग बनी है, लिपिक। आज भी पोस्ट होती हैं स्क्राइब्स थी, गवर्नमेंट पोस्ट भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी सोसाइटी में। देखो कितने सारे निकले, पहले क्या है, चीफ बैंकर हैं जिसको नगर श्रेष्ठी बोल रहे हैं, पॉइंट करूँ मैं, देखो पहला वाला इधर हुआ, ये नगर श्रेष्ठी हुए, उसके बाद दूसरा कौन सा हुआ, ये मर्चेंट कारवांस वाले हुए, इनको क्या बोलते थे, सार्थवाह बोलते थे। फिर तीसरा कौन हुआ, प्रथमा कुलिका हुआ जो कि चीफ क्राफ्ट पर्सन होते थे। फिर कायस्थ या फिर स्क्राइब्स होते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैन आस्क, ठीक है ना, पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसे पूछ लेगा सार्थवाह कौन होते थे, तो हमको पता होना चाहिए कि सार्थवाह जो है कि लीडर होते थे मर्चेंट कारवांस के। पूछ लेगा श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी कौन होते थे, तो पता होना चाहिए चीफ बैंकर होते थे। समझ आई। देखो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रही है, तभी मैं इतने डिफरेंट कलर्स वगैरह लेके पढ़ा रही हूँ। आई रियली एंजॉय टीचिंग। हाँ, तो आप भी बस अच्छे से, वी आर नॉट, हम पढ़ा नहीं रहे, ये दिस इज डिस्कशन, ओके। गलती से निकला, पढ़ाने में मज़ा आ रही है, डिस्कशन में मज़ा आ रही है एक्चुअली। आगे देखते हैं, दीज पॉलिसीज़ वर रीजनेबली इफेक्टिव। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये कह ये रहे हैं कि राजा ने बेवकूफ़ी करी कि एक तो पहली बात कि एक ही जो पर्सन की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी उसको हेरिडेटरी कर दिया, अब इसी के बेटे को, इसी के बेटे के बेटे को, इसी के बेटे के बेटे को मिलेगी, ठीक है। अब ये फैमिली क्या होती जा रही है, ये फैमिली पावरफुल होती जा रही है। इसके अलावा क्या किया, एक ही पर्सन को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। अब ये पोस्ट दे दी, अब साथ में पोस्ट भाई हेरिडेटरी भी है, तो इसकी भी फैमिली बढ़ती गई, ये भी मोस्ट पावरफुल होता गया। यानी कि इसके राजा के अंदर ही जो मिनिस्टर वगैरह काम कर रहे हैं वही पावरफुल होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी इस बेवकूफ़ियों की वजह से, ठीक है। अलग ही वो अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम अपनी खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आर्मी की क्या बात हो रही है, अब आर्मी क्या हो रही है कि जैसे पहले जो रूलर्स होते थे लाइक बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, और एलिफेंट्स वगैरह होते थे, उसमें चैरियट्स होते थे, सब कुछ होते थे। लेकिन इसके अलावा क्या होता था, देयर वर मिलिट्री लीडर्स, कुछ मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो कि राजा को ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। ट्रूप्स मतलब क्या, सैन्य दल, सेना की टुकड़ी, है ना। तो वेनेवर ही नीडेड देम, जैसे राजा को सेना की टुकड़ी की ज़रूरत है तो जो उनका लीडर होता था, मिलिट्री का लीडर होता था, वो अपनी सेना की टुकड़ी तैयार करता था और राजा के लिए प्रस्तुत करता था, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि इन जो राजा के जो क्या बोलते हैं, मिलिट्री के जो हेड होते थे उनको रेगुलर सैलरी पे नहीं की जाती थी। इसके अलावा क्या किया जाता था, मतलब इसके बजाय क्या किया जाता था, इसके बजाय इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब भूमि का टुकड़ा दे दिया। अब भूमि के उस टुकड़े से वो खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो है कि उस रेवेन्यू का यूज़ करके अपने सैनिकों को मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, सामंत बोलते थे ऐसे लोगों को। कौन होते थे सामंत, सामंत होते थे मिलिट्री के लीडर्स। कौन होते थे, मिलिट्री के लीडर्स होते थे, सामंत होते थे, ठीक है ना। और जब भी रूलर वीक होता था, सामंतास क्या करते थे, अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, अपना खुद का राज्य बनाने की कोशिश करते थे। भाई जिसके हाथ में मिलिट्री, समाज में चलेगी किसकी, उसकी, है ना। तो अब मिलिट्री इनके हाथ में है, उनको रेवेन्यू भी आ रहा है, मिलिट्री उनके कहने पे काम कर रही है, तो राज कौन करेगा। और ये कौन से कंट्री में इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आपको, हमारी पड़ोसी कंट्री में आपको इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया एक्चुअली, कोई नहीं, ख़त्म करेंगे। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। अब देखो इंस्क्रिप्शन जो भी पल्लवास के, अब देखो यहाँ पे, अब यही पल्लवास के टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तभी इस बात को रखते तो हम लोग को एक क्रोनोलॉजी चलती रहती। खैर कोई नहीं, देखो
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पल्लवास के इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या मेंशन है, उसमें लोकल असेंबलीज बहुत सारी मेंशन है, ठीक है ना। उसमें क्या मेंशन है, कौन सी लोकल असेंबलीज, दीज इंक्लूडेड द सभा, दीज इंक्लूडेड द सभा, सभा क्या थी, विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, स्टार कर लो कि ये जो सभा थी वो किसकी असेंबली थी, ये जो सभा थी असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली थी। फिर जस्ट नीचे वाले पैरा में आ जाओ, द उर, ये जो उर हुआ करती थी वो विलेज असेंबली हुआ करती थी फाउंटेन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। मतलब कि ऊपर हमने पढ़ा कि जो ब्राह्मण्स की जो है कि असेंबली हुआ करती थी, जहाँ पे ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स होते थे उसको बोलते थे सभा, लेकिन जहाँ पे ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स नहीं होते थे उसको बोलते थे उर। समझ आई। अब देखो ये असेंबली क्या काम करती थी, ये असेंबली करती थी इरिगेशन का ख्याल रखती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस वगैरह का, रोड वगैरह बनवाने का, लोकल टेम्पल्स वगैरह बनवाने का, बेसिकली कह सकते हैं जो आजकल म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करती हैं वो ये काम करती थी, जो नगर पंचायतें काम करती हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंस देख लिया सभा का और उर का, समझ आ गई बात। अब देखो द एंड, अब ये उर पे आ जाओ, उर पे आ जाओ भाई, अब ये हम लोग उर पे आ रहे हैं, सभा का देख लिया, उर पे, एंड जस्ट अ मिनट, एंड द नगराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। अब देखो यहाँ पे तीसरा निकल कर आ रहा है, द नगराम, और वो ऑर्गेनाइजेशन किसका हुआ करता था, मर्चेंट का हुआ करता था, ठीक है ना। इट इज़ लाइकली दैट these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants। ये जो assemblies हुआ करती थी rich and powerful merchants के द्वारा जो है कि कंट्रोल होती थी, और many of these local assemblies continued to function for centuries, मतलब बहुत सेंचुरीज तक ये चलती रही। देखो हमने तीसरा वाला भी ध्यान रखना, एंड द नगाराम, नगाराम क्या होता था, वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता था, स्टार है। अब ये हमें अब क्वेश्चन एक ये भी आएगा कि ये जो सोसाइटी में जो असेंबलीज़ थी, ये जो लोकल असेंबलीज़ थी वो हमें कहाँ से पता चली, तो ये हमें पता चली है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास, ये हमें इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास से पता चली है, ठीक है ना, मतलब पल्लवास के जो इंस्क्रिप्शन थे। आगे देखो ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम में कुछ ऑर्डिनरी पीपल भी होते थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चला है, देखो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स जस्ट ब्लैक, हाँ, ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स, लेट अस लुक एट सम। देखो कालिदास के बारे में सुना है, कालिदास सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, प्लेज के लिए फेमस है, यानी कि नाटक। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा होगा बचपन में, और टीवी वगैरह में भी इनका नाटक देखा होगा, दूरदर्शन पे आता था, मैंने देखा है, मुझे हल्का हल्का ग्लिम्स याद है मुझे उसकी। वो बड़ी सी फिश उसके वो रिंग खा लेती है, और एक वाइट कपड़े पहनी एक सुंदर सी शकुंतला नाम की ले गई रहती है, वो मैंने सीरियल देखा है, बहुत अच्छा था, थोड़ा सा ग्लिम्स याद है बस। देखो कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेज, मैंने बताया ही। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कालिदास के नाटक की, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके जो नाटक में जो कैरेक्टर होते थे, तो जो किंग होते थे और जो मोस्ट ब्राह्मण्स होते थे वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, और जो विमेन होती थी और मैन होती थी नॉर्मल, जो मतलब नॉर्मल मैन एंड विमेन होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी में, किस समय की सोसाइटी में भाई कालिदास किसके कवि थे, किसके कवि थे, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखो कालिदास जिस राजा के समकालीन कवि थे, जिस राजा के दरबार में कवि थे, उस राजा की सोसाइटी की बात हो रही है कि भाई वहाँ पे किंग और जो ब्राह्मण्स हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं, और ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन क्या बोल रहे हैं, प्राकृत बोल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज चलती है उसे प्राकृत कहते हैं, समझ आई। इसके अलावा क्या पता चलता है कि हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम। के नाज कि किसने लिखा, तो कालिदास ने लिखा है। उस अभिज्ञान शकुंतलम के में क्या दिखाया गया है, तो उसमें एक लव स्टोरी है, किसके बीच में, किंग दुष्यंत और एक यंग वुमेन शकुंतला, ठीक है ना। अब उसके बारे में एक ये स्टोरी दी है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है कि बस ये है कि जो राजा होते हैं, दुष्यंत होते हैं, शकुंतला को एक रिंग देते हैं सुंदर सी। अब शकुंतला से वो मिस हो जाती है, और मिस होकर के वो एक मछली उसको स्वैलो कर लेती है, निगल लेती है। तो फिशरमैन जब मछली पकड़ता है तो मछली को जब काटते हैं तो उसमें से वो रिंग निकलती है, वो राजा के पास लेकर जाता है कि भाई, तो फिर राजा के जो गेट कीपर वगैरह होते हैं वो कहते हैं तुमने चुराई है, तुम चोर हो, ये वो फलाना ढमकानी। लेकिन जब राजा को पता चलती है, राजा बहुत खुश होते हैं,
और उस फिशरमैन को कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, पैसे वगैरह देते हैं। तो फिर जो गेट कीपर होते हैं ना, वो उसे शेयर कर लेते हैं, फिर साथ में वो लोग ड्रिंक करने के लिए निकल देते हैं। देखो पहले तो उसको चोर बता रहे थे, फिर बाद में उसको पैसे मिले राजा से तो खुद ही पार्टी करने के लिए, अपनी मर्जी से पार्टी करने के लिए बुला लिए। यही छोटी सी स्टोरी थी अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया था फाहियान, देखो हमने ह्वेनसांग के बारे में बताया था कि ह्वेनसांग आया था या ज़्वेनज़ैंग आया था कब, हमारे किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और उनके दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें दरबार के बारे में बताई भी। एज वेल हमारा जो दूसरा सबसे पहले तो फाहियान ही आया था ना, तो हमारे फाहियान ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि समाज की नोटिस की, और उसने ये बताया कि समाज में जो अनटचेबल्स थे और जो क्या बोलते हैं अछूत लोग होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। मतलब कि उनको कहाँ रहने को बोला जाता था, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब शहर के एकदम बाहर। जैसे कि मान लो जस्ट अ मिनट, ये मान लो शहर है, तो वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे शहर के एकदम इस बाहर वाले एरिया में, मतलब वो शहर में नहीं रह सकते थे, शहर के बाहर वाले एरिया में उनको रहने के लिए कहा जाता था। और साथ ही साथ मतलब कि उनको मतलब कि इतना ऐसा था कि कोई वो मतलब कि उनको कोई छू ना दे, गलती से वो किसी से ना छू जाए, तो इसीलिए वो एक लकड़ी का पीस ऑफ वो स्ट्राइक करते हुए चलते थे, ताकि उसकी आवाज़ से लोग सुने तो समझे कि अच्छा एक अनटचेबल पर्सन आ रहा है और हम लोग दूर हो जाएं ताकि उससे लड़ ना जाएं। तो मतलब कि फाहियान ने ये बताया कि सोसाइटी में अनटचेबल्स की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी, ठीक है ना। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विथ अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, ये भी आपको बताया है। बाणभट्ट ने क्या लिखा था, ये भी आपको पता है। तो बाणभट्ट किसके बारे में बताएगा, बाणभट्ट ने जो ये राजा की आर्मी के बारे में बताया, तो कौन सी राजा की आर्मी के बारे में बताएगा, जिस राजा के दरबार में था। तो क्या बताता है बेसिकली कि जो राजा की जो आर्मी होती है ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अपनी साथ जो है कि अपनी साथ क्या क्या चीज़ें लेके चलता है, वेपन्स लेके चलता है, और डेली यूज़ की पॉट्स, पैन, फर्नीचर, स्पाइसेस और एनिमल्स और इतनी सारी चीज़ें अपने साथ उसके चलती हैं। और साथ साथ जब वो चलता है ना, आर्मी चलती है, उसके पीछे पीछे वो ढोल नगाड़े वाले बजाने वाले चलते रहते हैं, ठीक है। और राजा जिस भी विलेज से गुजरता है उस विलेज के लोग उसकी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, उसकी क्या बोलेंगे, उसकी मतलब कि उसकी ख्याल रखते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें देते हैं। हॉस्पिटैलिटी करना मतलब हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। और जैसे कि उसको क्या एज अ गिफ्ट क्या क्या देते हैं, दही देते हैं, गुड़ देते हैं, फ्लावर देते हैं, और फूगर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। वॉट इज द मीन ऑफ फूगर, मतलब जो एनिमल्स खाते हैं चारा वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा लोग राजा से मिलने की भी कोशिश करते हैं कि अपनी कंप्लेंट, शिकायतें और अपनी पेटिशंस, याचिका वगैरह राजा को बता सकें, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो आर्मी जब चलती है राजा की, भाई इतनी बड़ी आर्मी है, इतने लोग हैं, ढोल नगाड़े हैं, एलिफेंट्स हैं, इतने लोग हैं, तो अब ये आर्मी जब चल रही है ना, तो अपने पीछे डिस्ट्रक्शन करती हुई चल रही है। जो एलिफेंट्स वगैरह हैं वो मतलब जो एलिफेंट्स राजा के सेना में हैं, वो लोगों के हट्स ऑफ विलेजेस, मतलब विलेजर्स की जो झोपड़ी वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय वगैरह करते हुए चल रहे हैं। तो मतलब बेसिकली जो बाणभट्ट है वो अपनी कॉन्क्लूड करते हैं बात, और एक लाइन में ये कहते हैं, द होल वर्ल्ड वॉज स्वैलोड अप इन डस्ट, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार जैसे कि धूल ने निगल लिया हो पूरे संसार को। मतलब इतना डिस्ट्रक्शन करते हुए चल रही, इतनी बड़ी सेना है, जब इतने लोग चल रहे हैं तो कितनी धूल उड़ रही है। भाई पहले पक्की सड़कें थोड़ी ना होती थी, ये चारकोल वगैरह की बनी हुई। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि पूरा होल वर्ल्ड वॉज स्वैलोड अप इन डस्ट। लिटरली मेरा मुंह दर्द होने लगा आज, मैं बता रही हूँ बिना रुके। और ये तो इतने देर से चल रहा है, इसके पहले मैंने लगभग आधे घंटे का मैंने रिकॉर्ड करके फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि सही नहीं है। तो 45 मिनट इसके पहले का, और ये इतना कॉन्टिन्यू, तब से कॉन्टिन्यूसली मैं बोल रही हूँ, पानी भी नहीं है। आज सच में मुंह दर्द होने लगा मेरा। लास्ट के भैया जल्दी से देखो, फिर मैं चलती हूँ। लास्ट में कह रहे हैं कि जो इस्लाम का जो है कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस्लाम की लगभग शुरुआत हुई 1400 साल पहले शुरुआत हुई। प्रोफेट मोहम्मद ने की थी, और कहाँ से हुई थी, अरेबिया से हुई थी, अरब से हुई थी, ठीक है ना। तो अगर हम बेसिकली फिर से टाइमलाइन जल्दी से बनाते हैं भैया, अरे यार कि टाइमलाइन है 0 जीसस क्राइस्ट 1400 साल पहले। आज क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, ये भी लिखना नहीं आ रहा मुझे, रुको, क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। और ये
बीच में 0, 1400 साल पहले, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के ये 2020 कितने समय का वर्ष है, कितने टाइम पीरियड के, 2020 वर्ष है और 1400 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि यहाँ से 1400 साल पहले चले जाओ, पहले 1000 साल पहले गए, 1000 से और कितना जाना है, 400 और गए, तो कितना बचा, लगभग 600 एसी की बात हो रही है। यानी कि आज इस्लाम जो है कि कब शुरू हुआ, 1400 साल पहले शुरू हुआ। प्रॉफेट मोहम्मद ने जो है कि इस्लाम से हमको इंट्रोड्यूस कराया और अरब में शुरू हुआ। दिस वाज द होल लेक्चर, आई गेट इट। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, शेयर बिकॉज शेयरिंग इज़ द केयरिंग। ओके बाय, आई एम सो टायर्ड टुडे, बाय बाय बाय।